गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही मानव तैरने लगता है। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही मानव तैरने लगता है। चोट से घबरा के पीछे मत हटो, ठोकर खाकर ही व्यक्ति संभलने लगता है। चोट से घबरा के पीछे मत हटो, ठोकर खाकर ही व्यक्ति संभलने लगता है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल शौर्य एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 के अर्थात कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे कि उसका सिलेबस इस बार कैसा रहने वाला है 2022-23 के एग्ज़ाम में। क्या उसमें भी 30% कटे हैं या पूरी किताब पढ़नी है? तो दोस्तों, उसमें भी 30% कटा है सिलेबस। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको 70% ही पढ़ने हैं। और आज मैं आपको सिलेबस का डिटेल बताने जा रहा हूँ, विस्तृत जानकारी, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे कि हमें इस बार केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन सा पॉइंट पे किस टॉपिक से कितने नंबर का आने वाला है और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बहुविकल्पी कितने होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन कितने होंगे, 2 नंबर वाले प्रश्न कितने होंगे, 3 नंबर वाले कितने होंगे, 4 नंबर वाले कितने होंगे, 5 नंबर वाले कितने होंगे और किस लेसन से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, विस्तृत जानकारी लीजिएगा। अगर एक बार में कोई चीज़ उलझन में रहती है तो दोबारा वीडियो को देखिए और कंफर्म कर लीजिएगा आज ही, और उसके बाद फिर तैयारी में लग जाइए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। विषय है रसायन विज्ञान, क्लास 12 12वीं की है। प्रश्न पत्र बनाने की योजना, अर्थात जो पेपर बनने वाला है एग्जाम में वो किस तरह बनेगा, क्या उसकी प्लानिंग है, उस योजना को पहले समझते हैं। देखिए बच्चों, जो पहले टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें बहुविकल्पी होंगे। क्या होंगे? बहुविकल्पी। क ख ग घ अंग च, अर्थात 6 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा। 6 क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर मिलेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 नंबर। 6 नंबर आपके यहाँ से मिलेंगे। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे इसमें और 4 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। क ख ग घ 4 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे और 4 नंबर होंगे तो 4 दूनी 8। कितने नंबर का बन जाएगा ये? 8 नंबर का यहाँ से आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क ख ग घ 4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। हर एक प्रश्न का कितने नंबर मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा बच्चों। तो 4 दूना 8, 8 नंबर यहाँ से भी आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 4 नंबर क ख ग घ, उसमें भी 4 ही होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलने वाले हैं। 4 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर के होंगे, मतलब 12 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क ख ग घ 4 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक होंगे। 4 चौका 16, 16 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। जो 6 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, जो 6 नंबर पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देख लीजिए। क और ख 2 क्वेश्चन रहेंगे और 5-5 नंबर के, 5 दूनी 10 नंबर यहाँ से मिलेगा आपको। ये बड़े क्वेश्चन होंगे। 7वां क्वेश्चन जो होगा क ख, उसमें भी 2 ही क्वेश्चन रहेंगे और 5-5 नंबर के रहेंगे। इस तरह 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। टोटल अगर नंबरों की संख्या गिन ले 16, 8, 8, 12, 16, 10, 10, टोटल हो जाएगा 70। और प्रश्न कितने बन रहे हैं उसको गिनना चाहें तो 6, 4 10, 4 14, 4 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 2 26। प्रश्न टोटल संख्या अगर हो जाए तो 26 हो रहे हैं। नंबर कितने हो रहे हैं? 70 नंबर। याद रहेगा? एक बार फिर से देख लीजिए। बहुविकल्पी क्वेश्चन
6 रहेंगे 1-1 नंबर के। उससे थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर वाले। पहले तो 4 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, फिर 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, फिर 4 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, फिर 4 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, 2 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, फिर 2 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर। ठीक, इसमें जो नोट में दिया हुआ है इसको ध्यान रखिए बच्चों। नोट में बताया गया है प्रश्न 6 और 7 में अथवा प्रश्न भी होंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 6 है और 7 है इसमें अथवा करके आएगा। क में क्वेश्चन पूछेगा, फिर अथवा में क्वेश्चन रहेगा, फिर ख में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर अथवा में रहेगा। इससे घबराना नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन है। और यहाँ से आपके देख लीजिए 20 नंबर बड़े वाले क्वेश्चनों से है। एक और नोट में याद रखना है, कम से कम 8 अंक के आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 8 नंबर के। इसमें जितने हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें 8 नंबर के आंकिक प्रश्न आने वाले हैं, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, आंकिक प्रश्न भी आने वाले हैं, इसका ध्यान रखेंगे। बच्चों अब देखते हैं इकाई, कितनी इकाइयां हैं और कहां से कितने नंबर आने वाले हैं। अर्थात अब हम डिटेल में समझेंगे कौन सा लेसन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से लेसन के बारे में हमें गहन अध्ययन करना है, और जो वीक पॉइंट है वहाँ कहाँ से कितने नंबर हमारे अगर सावधान नहीं हुए तो मिस हो जाएंगे। पहला हम शुरू करते हैं इकाई 1, मतलब इकाई फर्स्ट जो है ठोस अवस्था। लेसन का नाम है ठोस अवस्था, और इसमें कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर। इकाई 1 से ठोस अवस्था से 5 नंबर पूछे जाएंगे। दूसरा है बिलियन, और बिलियन से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 7 नंबर यहाँ से रहेंगे। वैद्युत रसायन जो है इससे कितना का होगा? 5 नंबर का होगा। जो तीसरी इकाई है वैद्युत रसायन, यहाँ से 5 नंबर होगा। इकाई जो 4 है रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, यहाँ से कितने नंबर आने वाले हैं? 5 नंबर का आएगा। पृष्ठ रसायन जो 5वीं इकाई है यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। 6वीं इकाई है हमारी पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, इसमें से कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का यहाँ से आएगा। फिर चलते हैं इकाई नंबर 7 पे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो 4 नंबर के बनने वाले हैं। 8वीं इकाई है उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक, यहाँ से कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। फिर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, यहाँ से 5 नंबर के। एल्कोहल, फिनाल और ईथर, यहाँ से 5 नंबर के। एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ से 6 नंबर के। नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक, यहाँ से 4 नंबर आएगा। जैव अणु जो लेसन है आपका सबसे लास्ट, इकाई नंबर 13 है, यहाँ से 6 नंबर। इस तरह प्यारे बच्चों अगर नंबर को जोड़ते हैं 5 7 5 5 5 7 4 6 5 5 6 4 6, टोटल की संख्या हो जाएगी 17, योग हो जाएगा 70। ये 70 नंबर का आपका पेपर होगा जो एग्ज़ाम होगा, और 30 नंबर आपके स्कूल से दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के। उसकी भी अध्ययन आगे अभी हम डिटेल में समझेंगे उन सब चीज़ों को। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, नोट में इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र एवं 30 अंकों का प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। सबको पता ही होगा पहले से, 30 नंबर का पेपर होगा और 70 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल वाला होता है। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो होते हैं थ्योरी में, आप 70 में से कितने लाने हैं? 23 मिनिमम मार्क लाने ही पड़ेंगे अगर पास होना है तो। और प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है, उसमें से 10 नंबर, टोटल हो जाएंगे 33। अर्थात 100 नंबर में आपको 33 लाना है, लेकिन उसमें भी बांड है, 70 में 23 चाहिए और 30 में 10 चाहिए। अब शुरू करते हैं इकाई। जो पहली इकाई है हमारी ठोस अवस्था, जिसको अभी ऊपर हम लोग अध्ययन किए, 5 नंबर यहाँ से आते हैं। कौन कौन सा टॉपिक रहेगा उसको जानेंगे हम। विभिन्न बंध बलों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण पढ़ना है। आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, प्रारंभिक परिचय, इसको पढ़ना है। द्विमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल, जालक
एवं एकक कोष्ठकीय संकुलन क्षमता, एकक कोष्ठकीय के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन, रिक्तिका घनीय एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या, बिंदु दोष, इतनी चीजें हमें पढ़नी है। अब चलते हैं इकाई 2। इकाई 2 क्या है? बिलियन। अब बिलियन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, बिलियन में है पहले बिलियनों के प्रकार, ठोसों के द्रव से में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रव में विलेयता, ठोस विलयन, अणु संख्या, गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमय, राउल्ट का नियम पढ़ना है, क्वथनांक का उन्नयन पढ़ना है, हिमांक का अवनमन पढ़ना है, पराशर दाब, अणु संख्या, गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। इतनी चीजें हमें बिलियन से पढ़नी है। तीसरी इकाई है हमारी वैद्युत रसायन। कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर यहाँ से आएंगे। अब उसको समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनीय, विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कलराउस नियम, वैद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नॉर्थ समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के माध्यम से संबंध। चौथी इकाई है रासायनिक बलगतिकी, जो कि 5 नंबर की रहेगी। इसको देखते हैं। अभिक्रिया का वेग, औसत और तत्क्षणिक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ठीक है, सांद्रता है, ताप, उत्प्रेरक अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम और विशिष्ट दर, स्थिरांक, समकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए रहेगा। ये 5वीं इकाई है पृष्ठ रसायन। ये भी 5 नंबर का रहेगा। अधिशोषण पढ़ना है, भौतिक अधिशोषण और रसावशोषण, ठोस और गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइडी अवस्था, कोलायड वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद, द्रवरागी, द्रव विरागी, बहुआण्विक और बृहत आणविक कोलाइडलों के गुणधर्म, टिंडन प्रभाव, ब्राउनरी गति, वैद्युत का संचालन, स्कंदन, ये सभी चीजें पढ़नी है। अब चलते हैं बच्चों इकाई नंबर 7 पे, पी ब्लॉक के तत्व। कितने नंबर का रहेगा? ये 7 नंबर का है। वर्ग 15, 16, 17, 18। वर्ग 15 के तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्ति, नाइट्रोजन विरचन, गुणधर्म और उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिक, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विरचन तथा गुणधर्म। वर्ग 16 के तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्ति, डाइऑक्साइड विरचन, गुणधर्म और उपयोग, ऑक्साइड का वर्गीकरण, ओजोन, सल्फर अपरूप, सल्फर के यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल, गुणधर्म और उपयोग, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, केवल संरचनाएं, ये सभी पढ़ना है। अब चलते हैं वर्ग 17 के तत्व में क्या पढ़ना है। सेम वही चीज रहेगा, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्ति, हैलोजन के यौगिक, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, अंतरा हैलोजन यौगिक, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल, केवल संरचनाएं। अब चलते हैं वर्ग 18 के तत्व। वर्ग 18 के तत्व को देख लेते हैं। सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में प्रवृत्ति, उपयोग। अब चलते हैं इकाई 8। कितने नंबर का रहेगा? ये 4 नंबर का। डी और एफ ब्लॉक के तत्व इसके अंतर्गत आएंगे। सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संरचना, धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण, धातुओं के प्रथम श्रेणी के गुणधर्म में सामान्य प्रवृत्ति, धात्विक अभिलक्षण, आयनन, एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण, उत्प्रेरक गुण, चुंबकत्व गुण व अंतराकाशिक यौगिक, मिश्र धातु बनाना। इतनी चीजें हो गई।
अब एक लास्ट टॉपिक है इसमें, लेंथेनॉट्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था है, लेंथार्ड आंकुंचन और इसके प्रभाव। अब शुरू करते हैं इकाई नंबर 9, उपसंयुग संयोग यौगिक। कितने नंबर का होता है ये? 6 नंबर का आता है। देखिए, उपसंयुग यौगिक के परिचय, लिगेंड्स, उपसंयोजक संख्या, वर्ग, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियाँ। एक नाभिकीय उपसंयोजन यौगिक का आईपीएसी पद्धति से नामकरण, आबंधन, वर्नर का सिद्धांत, वीबीटी और सीएफटी। अब चलते हैं इकाई 10 की तरफ, हैलोजन और हेलोरिनीन। हैलोजन और हैलोएरिन, ठीक है, इसको देखते हैं। हैलोएल्केन, नाम, पद्धति, CX, आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया की क्रियाविधि, ध्रुवण, घूर्णन। एलोएरिन, CX, आबंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। केवल मोनो प्रतिस्थापन यौगिकों में हाइड्रोजन का दैशिक प्रभाव बताना है इसमें। अब चलते हैं इकाई 11, एल्कोहल, फिनाल और ईथर। और नंबर कितने हैं? 5 नंबर का है ये। एल्कोहल, नाम, पद्धति, विवेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। केवल प्राथमिक एल्कोहल का है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करना, निर्जलन की अभिक्रिया, फिनाल, नाम, पद्धति, विवेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनाल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिनाल के उपयोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे ईथर के बारे में, जो इसी के अंतर्गत आता है। इसी इकाई में ईथर, नाम, पद्धति, विवेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के उपयोग। फिर शुरू होता है इकाई नंबर 12 इकाई, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कितने नंबर का होगा ये? 6 नंबर का आएगा। इसमें देखिए, नाम, पद्धति, कार्बोनिक समूह की प्रकृति, विवेचन की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि, एल्डिहाइडों के एल्फा हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया, उपयोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको देखेंगे। इसमें पढ़ना है नाम, पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विचरण की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग। अब चलते हैं इकाई 13 की तरफ। इकाई 13, नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक अम्ल। ये कितने का होगा? ये 4 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। एमीन, क्या करना है? नाम, पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विचरण की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इमीनों की पहचान करना। इकाई 14 में देखेंगे जैव अणु। ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट इकाई है। कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबर का। कार्बोहाइड्रेट, वर्गीकरण, एल्डोज और कीटोज, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, डीएल विन्यास। प्रोटीन में देखेंगे एमिनो अम्ल का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड, आबंध, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना। केवल गुणात्मक परिचय देना है। प्रोटीन की विकृतीकरण, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए को जानना है। ये सब चीज़ें जितने भी अभी बताई गई, ये आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में इस बार है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इसी में से आपका प्रश्न बनेगा। इसलिए इन सभी टॉपिकों को, एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अब देखिए, बाह्य मूल्यांकन जो होगा, बाह्य मूल्यांकन में समझ रहे हैं, प्रयोगात्मक जो परीक्षा होगी, प्रयोग वाली परीक्षा होगी ना, प्रैक्टिकल, उसी की बात हो रही है। प्रैक्टिकल आपकी परीक्षा होगी। बाह्य मूल्यांकन कैसे कैसे दिया जाएगा? गुणात्मक विश्लेषण, सरल और पे 4 नंबर है। आयतन मिति विश्लेषण, सरल अनुमापन है जो 4 नंबर का है। विषय वस्तु आधारित प्रश्न जो आएंगे 3 नंबर के होंगे। मौखिक परीक्षा जो होगी, वाइवा जिसको कहते हैं, 4 नंबर का होगा। कुल योग आपका कितना हो जाएगा? 15 नंबर यहाँ से। अब देखिए, आंतरिक मूल्यांकन देखेंगे, एक बाह्य मूल्यांकन है और एक यांत्रिक मूल्यांकन है। प्रोजेक्ट एवं मौखिक 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे।
कक्षा रिकॉर्ड, फेयर कॉपी वगैरह प्रैक्टिकल की कॉपी बनाए हैं, इस पे 4 नंबर। विषय वस्तु आधारित प्रयोग, वहाँ पे जो प्रयोग कराए जाएंगे आपसे, इस पे 3 नंबर। कुल योग कितना हो गया 15। देखें यहाँ 15 और यहाँ 15 दोनों को जोड़ देंगे तो 30 नंबर हो जाएंगे। व्यक्तिगत छात्रों के लिए रिकॉर्ड के स्थान पर 4 अंक मौखिक के होंगे, ये ध्यान रखना है। ये सब फॉर्मेलिटी है, चलती रहती है, आप लोग जानते ही हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल अप्लाई होते हैं। ये जो मैं यहाँ पे रूल बताया गया सबके लिए जो है वो है। गुणात्मक विश्लेषण में क्या होता है, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक घनाभ तथा एक ऋणात्मक का परीक्षण करना है। चलिए, इससे कोई खास हमें अंतर नहीं पड़ने वाला, ठीक है, लेकिन समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। धनायन क्षारीय मूलक दिया रहेगा, ऐसे ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। करे अविलेय लवण न दिए जाए, ठीक, ये ध्यान रहे। ऐसा मत दे दीजिए जो विलेय ही न हो, घुले ही न, तो वैसे देने की जरूरत नहीं है, कहा गया है। आयतन मिति विश्लेषण, आयतन मिति विश्लेषण देख लीजिए। निम्न बालक विलयन के विरुद्ध पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का अनुमापन कर उसकी सांद्रता मोलरता ज्ञात करना। छात्रों से मानक विलयन स्वयं पदार्थ तुलवाकर बनाया जाए। मानक विलयन बच्चों से ही बनवाए जाए ताकि वो समझे, चीज़ों को देखें। इसी में दूसरा पॉइंट है ऑक्सैलिक है, ये ऑक्सैलिक अम्ल। बी है फेरस अमोनियम सल्फेट। ये चीज़ें दिखाना है बच्चों को, बच्चों से बना बना के इसको समझना है, सबको बताना है, प्रैक्टिकल के लिए चीज़ें हैं। अब विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न कैसे हो सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, इसको देख लीजिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा पत्तियों एवं फूलों के रस से रंगीन कणों को, पिगमेंट्स को अलग करना तथा आरएफ मान ज्ञात करना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। या फिर ऐसे हो सकते हैं कि 2 धनायन वाले अकार्बनिक मिश्रण से घटकों को पृथक करना। कृपया इस हेतु आरएफ मानों से पर्याप्त विभिन्नता वाले घटकों को मिश्रण दिए जाएंगे। ख में दे रहा है कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना, दिया रहेगा असंतृप्त एल्कोहल, फिनाल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोनिक एमिलो। प्राथमिक शुद्ध अवस्था में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन दिए गए पदार्थ, खाद्य पदार्थ में उपस्थितियों की जांच करना। कैसे जांच करेंगे वो करके दिखा, ठीक। अब देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी यांत्रिक मूल्यांकन का पाठ्यक्रम। कार्बनिक यौगिक का विरचन क्या होता है, दिक लवण निर्माण, फेरस अमोनियम सल्फेट अथवा पोटास एलम फिटकरी, पोटेशियम फेरिक ऑक्सलेट का निर्माण। प्रोजेक्ट कार्य जो होगा यांत्रिक मूल्यांकन, उसमें देखिए अन्य स्रोतों सहित प्रयोगशाला परीक्षण आधारित वैज्ञानिक अन्वेषण होंगे। अमरूद फल से पकने की विधि को स्तरों पर ऑक्सलेट आयन की उपस्थिति का अध्ययन करना है। अगला है दूध के विभिन्न प्रतिदर्शों में केसीन का मात्रा का पता लगाना है। आगे है दही निर्माण तथा इस प्रकार तापक्रम में प्रभाव को संदर्भ में सोयाबीन दूध प्राकृतिक दूध की तुलना करना है। अगला है विभिन्न दशाओं में खाद्य पदार्थ परीक्षण के रूप में पोटेशियम बाइसल्फेट के प्रभाव का अध्ययन, तापक्रम, सांद्रता और समय आदि दशाओं के प्रभाव पर अध्ययन करने हैं। अगर इसके आगे चलेंगे तो देखिए सलाइवा एमाइलेज के स्टार्च पाचन में तत्वों का प्रभाव तथा पीएच के प्रभाव के संदर्भ में अध्ययन करना है। अथवा गेहूं, आटा, चना, आलू रस, गाजर रस आदि पदार्थों का किण्वन दर द्वारा तुलनात्मक अध्ययन करना, ये हो सकता है। सौंफ, अजवाइन, इलायची में उपस्थित तेलों का निष्कासन करना है, कैसे निकालेंगे। वसा, तेल, मक्खन, शक्कर, हल्दी, मिर्ची आदि पदार्थों में सामान्य खाद्य मिलावटों वाले पदार्थों का अध्ययन करना है, ठीक है बच्चों। नोट में ध्यान दीजिए, लगभग 10 काल खंडों का समय लगने वाले अन्य शोध प्रोजेक्ट पर शिक्षक द्वारा अनुमति देने पर चयन किया जा सकेगा। वो टीचर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहते हैं। चलते हैं आगे। अब बच्चों यहाँ पे हम समझेंगे कि जो केमिस्ट्री से 30% कट गया है सिलेबस, जो निकाल दिया गया है, क्या क्या निकाला गया है 30%, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं किताब में। किताब में तो दिया ही है लेकिन वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, उस चीज़ को देखते हैं। जैसे इकाई फर्स्ट है ना, उसमें ठोस अवस्था, इसमें विद्युत एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं
एन और पी प्रकार के अर्धचालक को नहीं पढ़ना है, सिलेबस से निकाल दिया गया। इसको पढ़ने से इस बार कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दूसरी इकाई जो है बिलियन। बिलियन में हमें असामान्य आणविक द्रव्यमान वांट हाफ गुणांक नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, एग्जाम में नहीं। हाफ गुणांक इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे इकाई 3 जो है वैद्युत रसायन, इसमें देख लेते हैं। वैद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनीय सेल, सीसा संचालक सेल, ईंधन सेल, संचारण, ये नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, चौथी इकाई देखते हैं रासायनिक बलगतिकी। इसमें संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं। सक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण, इसको नहीं पढ़ने हैं। आगे देखते हैं और इकाई नंबर 5, 5वीं इकाई में देखिए पृष्ठ रसायन जो है, इसमें उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी, इसको नहीं पढ़ने। उत्प्रेरक, समांगी, विषमांगी दोनों नहीं पढ़ने हैं। सक्रियता और चयनात्मक, एंजाइम, उत्प्रेरक, पायस, पायसों के प्रकार, ये सब नहीं पढ़ने। पायस वगैरह के बारे में नहीं पढ़ने। फिर इकाई 6 देखिए तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें पूरा अध्याय हटाया गया है। इकाई नंबर 6 में जो पूरा अध्याय है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण, इलेशन ही हटा दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, सांद्रण, ऑक्सीकरण, अपचयन, वैद्युत अपघटनीय विधि और शोधन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण के सिद्धांत, ये सब निकाल दिए गए हैं सिलेबस से। आगे चलते हैं इकाई नंबर 7 पे। पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 15, 16, 17, 18, इसको नहीं पढ़ने हैं। इकाई 7 पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 15, 16, 17, 18। 15 वर्ग के तत्व में नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना, फास्फोरस अपूरक, फास्फोरस यौगिक, फास्फीन हैलाइड का विरचन और गुणधर्म, ऑक्सीकरण का केवल प्रारंभिक परिचय, सब नहीं पढ़ना है। 16 में आएंगे तो वर्ग 16 के तत्व सल्फ्यूरिक अम्ल का यौगिक उत्पादन नहीं पढ़ना है। इकाई 8 में डी और एफ ब्लॉक के तत्व नहीं पढ़ने हैं। K2Cr2O7 और KMnO4 का विचरण गुणधर्म नहीं पढ़ना है इसको। आगे देखते हैं लेंथेनाइड्स में रासायनिक अभिक्रियाशीलता नहीं पढ़नी है। एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़ना है। ऑक्सीकरण अवस्था तथा लेंथेनाइड से तुलना, ये सब नहीं पढ़ने हैं। इकाई 9 में चलते हैं उपसंयोजक यौगिक में संरचना एवं त्रिवीय समयवता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसंयोजक यौगिक का महत्व, ये नहीं पढ़ने हैं। इकाई 10 में चलते हैं 10 नंबर इकाई में हेलो एल्केन और हेलो एरिन, थाइक्लोमेथेन्स, ट्राइक्लोमेथेन्स, आइडोफार्म, फियान और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, इसको नहीं पढ़ने हैं। इकाई नंबर 11 पे चलते हैं एल्कोहल, फिनाल और ईथर, इसको भी नहीं पढ़ने हैं। मेथनॉल एवं मेथनॉल के उपयोग, इसको नहीं पढ़ने हैं। इकाई 13 में चलते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, सिलेबस से बाहर है ये। साइनाइड्स और आइसोनाइड साइनाइड्स, ये सब हटा दिए गए हैं। डाइएजीनियस लवण, विरचन, रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व, इन सभी चीज़ों को इस साल सिलेबस से बाहर कर दिया गया, इसको नहीं पढ़ने हैं। ठीक, आगे देखते हैं इकाई 14 में जैव अणु में ओलिगोसेक्राइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, महत्व ये नहीं है, महत्व वगैरह नहीं पढ़ने हैं। एंजाइम, हार्मोन्स, प्रारंभिक विचार, संरचना छोड़ दें, संरचना को छोड़ के बात करते हैं। विटामिन, वर्गीकरण और प्रकार नहीं पढ़ने हैं। इकाई 15 बहुलक, पूरा अध्याय हटा दिया गया, बहुलक वाला लेसन ही खत्म। वर्गीकरण, प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलीकरण की विधि, योग से पूरा लेसन ही खत्म है, तो अब इसके बारे में क्या बात करें, लेसन हटा दिया गया है। इकाई 16 में दैनिक जीवन में रसायन, पूरा अध्याय ही हटा दिया गया है। ठीक, कई चीजें हटा दी गई हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी जान लेंगे पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोगों की सूची, कौन कौन से प्रयोग हटा दिए गए हैं। ठीक है, उसको जान लेते हैं। सतह रसायन जो होता है,
सतह रसायन, एक द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी साल का निर्माण करना। द्रव स्नेही साल स्टार्च, गोंद तथा अंडे की एल्युमिनिया जर्दी जो होती है उसके अंदर की वो। द्रव विरोधी साल एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, फेरिक हाइड्रॉक्साइड, आर्सेनियम सल्फाइड। उपयुक्त तैयार की गई साल का अपवहन, डायलिसिस। पायसकारक पदार्थ, विभिन्न तेलों के पायस, ये सब हटा दिए गए। यांत्रिक मूल्यांकन का देख लीजिए पाठ्यक्रम। कार्बनिक यौगिका विरचण जो होता है, एसिटिनाइल, डाइबेंजीन, पी नाइट्रोएस्नोन, सब चीज़। रासायनिक बलगतिकी यहाँ से देख सकते हैं। सोडियम थाइसल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया दर पर ताप और सांद्रण के प्रभाव का अध्ययन करना। दूसरा है निम्न में से किसी एक अभिक्रिया की क्रिया दर का अध्ययन करना। ये सब चीज़ें निकाली जा चुकी हैं। उष्मीय रसायन भी देख लीजिए, यहाँ पे था। निम्न में से कोई एक प्रयोग करना था, ये जो निकाल दिया गया है। पोटेशियम नाइट्रेट अथवा कॉपर सल्फेट की विलेयता ज्ञात करना। ये सब नहीं आने वाले हैं। जो भी चीज़ें यहाँ दिखाई गई है सिलेबस से बाहर हो चुकी है। प्रबल अम्ल HCl तथा प्रबल क्षार NaOH की उदासीनीकरण एंथैल्पी ज्ञात करना, निकाल दिया गया है। एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म के बीच हाइड्रोजन बंध निर्माण है मिथिलीन परिवर्तन का निर्धारण करना, हटा दिया गया है। वैद्युत रसायन में देख लीजिए, ये जितने भी हैं इनके वैद्युत अपघटन की सामान्य ताप पर सामान्य सांद्रण में परिवर्तन के साथ सेल के विभव में बदलाव का अध्ययन करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा विस्तृत रूप से कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक सिलेबस ही नहीं पता है। सच कह रहा हूँ, अपने दोस्तों से पता करिए, आधे बच्चों को यूपी बोर्ड के क्लास 12 के केमिस्ट्री का सिलेबस ही नहीं पता है। वो करते क्या है बच्चों, जो टीचर आगे पढ़ाता जाता है बच्चे सुनते जाते हैं। बताइए ऐसे कैसे होगा? जिन बच्चों को पढ़ना है उनको अगर सिलेबस न पता हो तो कैसे होगा? आप मान लीजिए आपको कहीं जाना है किसी शहर में, आप घर से निकल गए और उस जगह का एड्रेस ही नहीं पता। केवल शहर का नाम जान जाने से उस घर में उस मंजिल तक आप नहीं पहुंच सकते ना। वैसे ही हालत है बच्चों को, बिना सिलेबस के अच्छे नंबर लाना बहुत ही मुश्किल है। आप कल्पना कर सकते हैं, आपको किसी शहर में जाना है और एड्रेस नहीं पता है, केवल शहर का नाम जानते हैं, क्या आप उस जगह पहुंच जाएंगे? इम्पॉसिबल है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो अध्यापक हो चाहे वो बच्चे हों। कितना पढ़ना है, कितने नंबर का आएगा, कहाँ से आएगा, जब तक क्लियर ना पता हो तब तक एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करना बड़ा ही मुश्किल है। इतना आसान नहीं है। पढ़ाई एक तपस्या है। इसके लिए सिलेबस, मॉडल पेपर, सब चीज़ तैयार होने चाहिए। आपके पास हथियार नहीं रहेंगे तो आप युद्ध नहीं लड़ सकते। केवल मैदान में जाके खड़े हो जाने से युद्ध नहीं जीती जाती है। युद्ध के लिए एन केन प्रकरण, कल बल छल कई तरीके अपनाए जाते हैं, तब जाके कोई युद्ध जीत पाता है। और उसमें जो शस्त्र होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके लिए शस्त्र आपकी कलम, किताब, आपका नॉलेज, आपके अध्यापक, आपकी कोचिंग, आपका कॉलेज और आपके सिलेबस, आपके मॉडल पेपर ही हैं। और जब आपको पता नहीं है कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, तो क्या करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, आपके जितने भी मित्र दोस्त इस साल यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम में भाग लेने वाले हो, उन तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें सही जानकारी मिल पाए। एग्ज़ाम के प्रति कैसे तैयारी करनी है वो सजग हो जाएं। अपने सिलेबस को देखकर और उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करें। तैयारी तो हर कोई अब कर ही रहा है। अब एग्ज़ाम कौन से 100 दिन बचे हैं, सब बच्चे तैयारी में लग गए हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो शादी में बिजी हैं, तो शादी में रहेंगे। बाकी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, वो सफल होंगे अपने जीवन में। भगवान करे वो सफल हों।
ठीक है, आप भी अपने तैयारी में लगे रहिए और इन अपने सभी बच्चों को ये शेयर कीजिए, अपने मित्रों को, दोस्तों को जो इस वीडियो को देखेंगे वो इस चीज़ को समझेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ें, अच्छे नंबर लाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।